बोलने से आप बोलते हैं ना बोलते अरे आप बोलना कहाँ जा रहे इंदिरा पहले आप स्टार्ट कर दीजिए हाँ सर। थोड़ा सा काबिल एहतराम जनाब प्रिंसिपल सर, पॉलिटिकल साइंस सुरेंद्र सर, तमाम दीगर कोलिग्स का मैं सवाल करती हूँ। आज के मुनक़िद किया गया प्रोग्राम है बजट, जो कि हमारे मुल्क का मालियाती साल होता है एक अप्रैल से 31 मार्च। तो 2026 और 2027 का बजट अनाउंस किया गया था 1 फरवरी 2026। तो इसी का अनाउंसमेंट के जरिए से निर्मला सीतारमण ने बजट जो पेश किया था, हमारे स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर्स के बच्चे इसका मुतालिया करेंगे, इसका तजिया करेंगे और ये चाहते हैं कि इस बजट को सबके सामने पेश करें कि इसमें क्या अहम सुर्खियाँ बताई गई हैं, क्या अहम मुद्दात का ऐलान किया गया है। ये तमाम चीज़ें बच्चे पेश करना चाहते हैं। तो आज का प्रोग्राम बजट के ताल्लुक से है, आप लोगों को सबको मालूमात हासिल हो सके और आपको ये भी मालूम हो सके कि मुल्क में कितना पैसा मख्तस किया गया है, सैंक्शन किया गया है, अनाउंस किया गया है पार्लियामेंट में। तो इसके साथ हम अपना आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसमें दो लोग बीए वाले हाथ उठाइए, कौन कौन है बीए के? अच्छा, बाप के बीएससी वाले हाथ उठाइए। अच्छा, बीकॉम, ठीक है। ये जो बजट का जो लफ्ज सुने होंगे कि आप अपने घर का भी जायजा लीजिए कि आपके फादर की इनकम होती है या आप कमाते हैं। तो हम अपना जो महीने का जो इनकम है उसको डिवाइड करते हैं, घर के राशन के लिए डिवाइड करते हैं, घर का रेंट के लिए डिवाइड करते हैं, आपको हॉस्पिटल जाना है तो समझिए महीने को 50,000 आपकी इनकम है और 50,000 रुपए खर्च अगर आपके हैं तो आपको पैसे बराबर हो गए। लेकिन कभी क्या होता है, आप बोलो, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को समझिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आप एक प्लान कर लिए थे महीने भर का और महीने के खत्म पे वो पैसे बराबर हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि कोई कर्जा लेने की नौबत नहीं आई। कभी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आ जाता, अचानक बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो पैसे नहीं है, किसी से कर्जा लिए, एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ी बीमारी आ गई, कर्जा लिए, बाल मरतबा घर में अचानक तकाजे आ जाते, शादी में जाना है, ड्रेस दिलाए, कभी अंगूठी खरीदे। बाल मरतबा हम लोग क्या करते हैं, अपने दिल की ख्वाहिशात पूरा करने के लिए जितना पैसा है उतनी चादर पहना बोल के बोले थे, लेकिन अब वो दिल की ख्वाहिश ही है, होना तो होना, दावत है नया ड्रेस होना और दावत है ये होना वो होना, बल्कि हम ज्यादा पैसे खर्च। तो ऐसे ही ये हमारी रियासत जो असेंबली है, रियासत का एक बजट होता है और हिंदुस्तान है इसका भी एक बजट होता है। तो इंडिया को चलाने के लिए, हमारे रियासत को चलाने के लिए, जैसे आप लोग अभी देखे होंगे कारपोरेशन के इलेक्शन हुए, अभी 12:30 बजे यहाँ पर म्यूनिसिपल ऑफिस में जितने कारपोरेटर जीते उन लोगों का वोट टेकिंग है, हलफ दिलाया जा रहा है और उसके बाद उनको क्या है, मेयर, डिप्टी मेयर है। तो जहीराबाद म्यूनिसिपालिटी का एक बजट होता है जो आप टैक्स देते हैं, वो पैसे जमा करके फिर आपके ऊपर खर्च करते हैं। ऐसे ही हम लोग भी रियासती सतह पे भी टैक्स देते हैं, कौमी सतह पे भी टैक्स देते हैं, आप लोग इम्प्लाइज देते हैं और भी आप लोग घर का टैक्स देते हैं। तो ये पैसा गवर्नमेंट जमा करके बजट के जरिए से प्लान करती है खर्च करने के लिए। तालीम के ऊपर कितना खर्च है, मुल्क को बचाने के लिए दिफा की जरूरत है, इसके ऊपर कितना खर्च है और सेहत के लिए कितना खर्च है दीगर। तो ये बजट क्या होता है, पेश करते वक्त कि डेफिसिट बजट होता है, खसारा बजट होता है कि जितनी आमदनी है उससे ज्यादा आपकी जरूरियात है तो हुकूमत वर्ल्ड बैंक के जरिए लोन लेती है, फिर आपको लोन का भी इंस्टॉलमेंट देना। तो ये सारी चीजें जो है हम बहैसियत इंडिया के शहरी की हमको समझना जरूरी है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जिसको वोट दे रहे हैं, हमारी हुकूमत कैसे प्लानिंग करती है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया के हर शहरी को यहाँ तक का कर्जा। तो आप लोगों को लीडरशिप क्वालिटी करते हुए जो देखना है कि दुनिया में ऐसे कौन से ममालिक है जिनका कर्जा नहीं है पब्लिक के ऊपर, और हमारे मुल्क में कर्जा क्यों है, वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा क्यों ले रहे, बड़े बड़े रोड बना रहे, ब्रिज बना रहे, सब चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है पब्लिक इंटरेस्ट की है। तो आप ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बच्चे जो खास तौर से
ये जो है आपके बजट के ताल्लुक से आपको पेश करे। हमारे जो फोटो नजर आ रहे हैं आपको, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, कितने मरतबा पेश करे? 7 मरतबा, 9 मरतबा पेश कर। तो ये एक रिकॉर्ड है। तो ये लोग क्या पेश कर रहे हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दिए। फ्रेंड कौन है? आवाज आ रही है, आप बोलते हो, छेड़ो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज्जत माँ प्रिंसिपल साहब, आपसे गुजारिश करती हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाएं। सर से गुजारिश करती हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाएं। आज के इस खूबसूरत बामकसद प्रोग्राम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के तहत सालाना बजट की अहमियत को समझने के लिए मुनाकिद किया गया है। सबसे पहले मैं उन बीए की मेहनती लड़कियों को दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर से ताल्लुक़ रखती हैं और जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत और लगन से तैयारी की है। इसी तरह मैं फातिमा मैडम ने भी प्रोग्राम के लिए बहुत कोशिश और रहनुमाई फरमाई, जिनका हम सब दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बजट किसी भी मुल्क की माशी प्लानिंग का बुनियादी हिस्सा होता है। इसके ज़रिए हमें मालूम होता है कि हुकूमत अपने वसाइल को किस तरह इस्तेमाल करेगी और आवाम की भलाई के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे। ये प्रोग्राम सिर्फ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि तमाम स्टूडेंट्स और लड़के और लड़कियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि माशी शऊर और बजट की समझ हर फर्द की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। बजट से मुल्क की तकदीर का अंदाज़ा होता है। हिकमत से चलाया जाए तो मुस्तकबिल रोशन होता है। अजीज साथियों, बजट से ही मुल्क की राह निकलती है। तरक्की की हर मंजिल यहीं से संवरती है। सोच समझ कर खर्च हो जब दौलत का निज़ाम, गौर फरमाइए, सोच समझ कर जब खर्च हो दौलत का निज़ाम, खुशहाली की रोशनी हर घर तक पहुंचती है। यही हिकमत कौम की तकदीर बदलती है। अजीज साथियों, बजट से मुराद एक मुकर्ररा मुद्दत, आमतौर पर 1 साल के लिए आमदनी और खर्च का तफसीली मंसूबा होता है। इसमें ये बताया जाता है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च होगा। बजट के अहम नुकात आमदनी, इनकम टैक्स, कारोबार या दीगर ज़राए से हासिल होने वाली रकम, अखराजात, तालीम, सेहत, तरक्याती कामों और सरकारी मंसूबों पर होने वाला खर्च। अगर हम इसकी आसान तारीफ देखें तो बजट आमदनी और खर्च का सालाना मंसूबा होता है जिससे माइशत को मुनज़्ज़म किया जाता है। बजट कौन पेश करता है? देखिए, बजट कौन पेश करता है, कोई बताइए, बीए के स्टूडेंट्स को छोड़ के। जी जी, फाइनेंस मिनिस्टर का नेम क्या है? जी। बजट कौन पेश करता है? बजट वजीर खजाना पेश करती है। इस साल बजट वजीर खजाना निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं और वो मुसलसल 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं, यानी वो काफी अरसे से ये जिम्मेदारी निभा रही हैं। हिंदुस्तान का मरकजी बजट कहाँ पेश किया जाता है और किस ऐवान में? हिंदुस्तान का बजट पार्लियामेंट हाउस में पेश किया जाता है। ये सबसे पहले लोकसभा के सामने पेश किया जाता है और इसके बाद इसका एक कॉपी राज्यसभा में भी रखी जाती है। अजीज साथियों, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देती हूँ बीए फर्स्ट ईयर की तालिबा सारा फातिमा को, जो बजट कैसे पेश होता है और बजट का मालियाती साल हमें बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारा फातिमा है, बीए फर्स्ट ईयर की तालिबे इल्म हूँ। बजट कब और कहाँ पेश होता है? बजट आमतौर पर हर साल 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। और बजट का मालियाती साल कौन सा है? बजट का मालियाती साल, हिंदुस्तान का मालियाती साल 1 अप्रैल से शुरू होकर इस साल 31 मार्च तक होता है। और बजट कब और कहाँ नाफिज अमल में आता है? 1 अप्रैल से नाफिज अमल में होता है और इसी दिन से हुकूमत के अखराजात और मंसूबे इसी बजट के मुताबिक चलते हैं। इसके बाद मैं फरीदा को दावत देती हूँ।
बीए फर्स्ट ईयर से जो बजट की मंजूरी को बताएंगे। मैं कहते नेक्स्ट कौन है? जो भी आके ठहर जा बोलो। नेक्स्ट कौन है इसकी स्लाइड सीमा के? बजट को मंजूरी कौन देता है? बजट लोकसभा में बहस और वोटिंग के बाद मंजूर किया जाता है, यानी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस के बाद लोकसभा की मंजूरी सबसे अहम होती है और फिर सदर जमहूरिया के लिए दस्तखत से कानूनी से वैसे और फिर सदर जमहूरिया के दस्तखत से यह कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। बजट की पार्लिमानी पेशकश और अराकीन की शमूलियत। बजट लोकसभा और राज्यसभा के अराकीन पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है। ये दोनों ऐवान पार्लियामेंट के अहम हिस्से हैं जहां तमाम मुंतखब अराकीन शिरकत करते हैं। बजट पेश होने के दौरान आमतौर पर ये लोग मौजूद होते हैं। वज़ीर आज़म जो मौजूदा नरेंद्र मोदी हैं, वज़ीर खजाना और वज़ीरात खजाना के अफसरान, लोकसभा के स्पीकर जो मौजूदा ओम बिरला है, तमाम मेंबरान पार्लियामेंट जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, मुख्तलिफ वज़रातों के वज़रा और मीडिया के नुमाइंदे होते हैं। यानी कि बजट इनके सामने पेश किया जाता है। यानी बजट इन लोगों के सामने पेश किया जाता है। हमसे बोलो ये अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाकिर अब्बास है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। मैं आपके सामने बजट पेश करने से कबल रिवायती रसूमात को पेश करने वाली हूँ। फीडबैक बही खाता का लाल बस्ता बही खाता पहले जमाने में बही खाता बजट का लाल बस्ता पहले जमाने में वजीर खजाना बजट की कापियां एक लाल रंग के ब्रीफ केस में लाकर पेश करते थे। 2019 से इसकी जगह लाल रंग का कपड़ा में लपटा हुआ बही खाता लाया जाता है। हलवाए तकरीब। मरकजी बजट पेश करने से पहले हुकूमत चंद रिवायती रसूमात मुकम्मल करती है। ये बजट के दस्तावेजात की प्रिंटिंग शुरू होने की निशानी है। जब वज़ीरात खजाने में हलवा बनाया और बांटा जाता है तो दरअसल वो एक सिग्नल होता है कि बजट दस्तावेज को छपाने या प्रिंटिंग का काम होगा। वज़ीर खजाना खुद अफसरान को हलवा देते हैं। हलवा तकरीब करने का असल मकसद टीम की मेहनत को सराहना है। हलवा खरीद के बाद जो अफसरान बजट की तैयारी और छपाई में लगते हैं वो एक खास मुद्दत तक कैद हो जाते हैं। इसको लॉक इन पीरियड कहा जाता है। इन अफसरान को घर वालों से रास्ता बंद होता है। इंटरनेट और मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक बजट ऑफिशियली रियलाइज ना हो जाए। ताकि बजट की मालूमात पहले से लीक ना हो जाए। बजट पेश करने से पहले रिवायती रस्मात है। फोटो लगाना था तो नहीं लगा जी सर, वो पहले की स्लाइड में रखे थे। हाँ तो ये जो रस्म है इसमें मतलब कि ये पुरानी रस्म मानी जाती है। बजट पेश करने से पहले ये चीजें की जाती है। रेड बैग पहले ब्रीफ केस में लाया जाता था। जो भी मतलब कि बजट के दस्तावेजात होते थे, वज़ीर खजाना जो पेपर्स लाते हैं उस पेपर्स को ब्रीफ केस में लाया जाता था। कब से? 2019 से पहले। देन इसके बाद 2019 के बाद ये जो ब्रीफ केस है उसकी जगह लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ जिसका नाम कहा गया है बही खाता, ठीक है, इसमें लाया जाता है। देन इसके बाद दूसरी रस्म ये होती है कि हलवा तकरीब। बजट के जो दस्तावेजात है उसको प्रिंट किया जाता है, यानी कि उसकी कॉपीज ज़ेरॉक्स की जाती है। तो इसमें क्या होता है, हलवा तकरीब के बाद वो कॉपीज प्रिंट की जाती है। देने के बाद जितने भी अराकीन हैं उन सब खिलाया जाता है, मिठाई खिलाया जाती है, बोलो उसको। हाँ, मिठाई खिलाई जाती है जैसे कि हमारे रस्म होते हैं ना, इसी तरह से। ये लास्ट वाला है आपका लॉक इन पीरियड। जो मेंबर्स
दस्तावेजात को क्लेम करे वो लोग हमको कुछ मुद्दत के लिए लॉक करके रख देते हैं, ताकि जो भी मतलब की मालूमात है, बजट की जितनी भी मालूमात है, वो तकरीर से पहले बाहर लीक ना हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ से दूसरी चीज शुरू होती है। अब तक हमने सुना है कि क्या क्या रसूमात होते हैं, बजट कौन पेश करते हैं, कहाँ पेश करते हैं। अब इसके आगे हम सुनेंगे मरकजी बजट 2026 का 27 के अहम नुकात और अहम सुर्खियों का तजज़िया। इसके लिए मैं दावत देती हूँ मदीना थर्ड ईयर। मेरा नाम नजीमा बेगम है और मैं ये पहला ट्रेन की तालिब हूँ। मेरा अनुमान मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन का मुसलसल नवा बजट है, जो कि 1 फरवरी 2026 को मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन का मुसलसल नवे मरतबा बजट को मुकम्मल तौर पर तजवीज़ किया गया है। वज़ीर फाइनेंस जो कि निर्मला सीतारामन हिंदुस्तान की पहली खातून है जिन्होंने मरकजी बजट को मुसलसल 2019 से 2026 तक बजट को पेश किया है। इन्होंने पार्लियामेंट में 2026 और 27 के लिए 53.4 और 7 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। 53.47 लाख करोड़ है। ये लिख नहीं सकते पेपर पे, आप कितने हैं जीरोस में। 53.4 और 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इन्होंने पार्लियामेंट में मरकजी बजट को सिर्फ 1 घंटा और 25 मिनट में खत्म किया है। इन्होंने अपनी तकरीर में मुल्क की माशी तरक्की और इस्तेकाम पर जोर दिया है। इस बजट का मकसद मैशत को आलमी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मजबूत बनाना, यानी हुकूमत बजट के जरिए ऐसे मंसूबे बनाती है जिनसे मुल्क की मैशियत मजबूत हो, ताकि वो दुनिया भर के मसाइल जैसे महंगाई, आलमी मंदी या तिजारती मुकाबले का सामना कर सके। और दूसरा, मुल्क को विकसित भारत की स्थिति में बढ़ाना। भारत की माने समझो जरा बोलो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले कुछ साल से ये नारा किए विकसित भारत तरक्की पजीर हिंदुस्तान, इसमें आप और हम सब शामिल है। इंडिया को डेवलप करने के लिए हम सबको मिलके काम करना है। डेवलपिंग इंडिया, विकसित भारत के माने क्या है? डेवलपिंग इंडिया। आगे वर्ड है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन तैयार करना। जैसे जापान में बहुत सारी चीजें चाइना में तैयार होती। आप जहीराबाद के लोग भी सुने होंगे, जहीराबाद में निम्स के नाम से तरक्की हो रही है, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो यहाँ पर कौन सा इलाका है जो जहीराबाद मस्तापुर के आगे उधर है, वहाँ पर बाज़ाब्ता एक नया सिटी बन रहा है, कई कंपनियां खुलने वाले हैं। तो जितने ये हाल में बैठे हुए सबको वहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग है। तो जहीराबाद, आप लोग खुशकिस्मत है जहीराबाद में रह रहे। सारे इंडिया में जहीराबाद को एक शोहरत हासिल है कि यहाँ पर निम्स बन रहा है। तो दम से बोलो इक्तिसादी माशी तरक्की का मतलब है कि किसी मुल्क की मैशियत वक्त के साथ बेहतर हो जाए। मैशियत को बेहतर बनाने के लिए नए नए मंसूबे बंदी की जाए। मुल्क की आमदनी बढ़ाना, सनत और तिजारत को फरोग देना, सरमायाकारी में इजाफा करना और मुल्क की गुर्बत को कम करना और समाजी ढांचे की तरक्की के लिए 17,14,523 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का अहदाफ किया गया है। रखा गया है टारगेट। नेक्स्ट स्लाइड। दम से बोलना, बजट का सारा डेफिसिट इंग्लिश में भी बोलो, नुकसान को बोलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमदी बेगम है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म हूँ। मैंने बजट के खसारे यानी नुकसान पर
कुछ तज्जिया किया है जिसकी मालूमात मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। जब हुकूमत की आमदनी कम हो और खर्च ज्यादा हो तो इस फर्क को खसारा या डिफिसिट कहा जाता है। आमदनी मुल्क की जब हुकूमत की आमदनी कम हो और खर्च ज्यादा हो जाए तो इस फर्क को खसारा या डेफिसिट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत की आमदनी 100 रुपये हो और वो 120 रुपये खर्च कर रही है, वो 20 रुपये जो ज्यादा खर्च हो रहे हैं वो खसारा कहलाता है, यानी नुकसान कहलाता है। मौजूदा माली साल 2025 और 26 में डेफिसिट मालियाती खसारा बजट का अंदाजा 4.5% लगाया गया था, लेकिन 4.4 खसारा ही हुआ, थोड़ी बेहतरी हुई। 2026 और 27 के बजट में निर्मला सीतारामन ने बजट के खसारे को मजीद कम करके 4.3 करने का हदफ किया है। आने वाले सालों में यानी 2030 तक बजट के नुकसान को 3.4 करने का हदफ किया है। हुकूमत इस साल 53.5 लाख करोड़ का खर्च करने वाली है और हुकूमत अंदाजा लगा रही है कि 2026 और 27 में इनकी कमाई 36.5 लाख करोड़ होगी। कमाई और खर्च के दरमियान 17 लाख करोड़ का डेफिसिट होगा। इस खसारे को हुकूमत कैसे मुकम्मल करेगी? हुकूमत कर्ज लेकर मकामी या बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से जैसे बैंक, IMF से कर्ज लेकर खसारा पूरा करेगी, जो सबसे अहम तरीका है। बजट खसारे को कम करने का तरीका। बजट खसारे को कम करने के लिए हुकूमत के अमली और माशी पॉलिसियों का इस्तेमाल करती है। ये तरीका आमदनी बढ़ाने और अखराजात को कंट्रोल करने पर मबनी है। पढ़ो, ये अपने घरों में भी काम आता है। ये जोर से पढ़ो जुमले को जी। आमदनी बढ़ाने और अखराजात को कंट्रोल करने पर कम करने, दावतों में खर्चे कम करना है। हाँ, अगर हमारा बजट 1000 का है तो हम 1000 ही खर्च करें। अगर हमारी इनकम सेविंग भी होना चाहिए, सेविंग भी होना चाहिए। हमारी इनकम 30,000 है तो हम उसमें 20,000 कम खर्च करके भी 10,000 अगर बचाए तो वो हमारा बचत होगा, हम खसारे से बच जाएंगे। इस साल निर्मला सीतारामन ने मालियाती इस्तेहकाम को बरकरार करने के लिए कई इक़दाम किए हैं, जैसे टैक्स कम किए गरीबों और छोटे कारोबार वालों के लिए, ताकि लोग ज्यादा पैसे खर्च करें और मैशियत चलती रहे। गैर जरूरी खर्च काट दिए, जैसे सब्सिडीज को कम कर दिए। बड़े प्रोजेक्ट जैसे सड़कें और बिजली पर पैसा लगाया और खर्च को कम करने वाली हैं। ये पहले से बेहतर इक़दाम है ताकि मालियाती इस्तेहकाम बरकरार रहे। मालियाती खसारा को GDP का 3.4% तक महदूद रखने का हदफ रखा है। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमारे मुल्क को अमन व बरकत और रहमत से नवाज दे और अपनी हिफाजत में रहे और हर शर और फसाद और तंगदस्ती से हमारी हिफाजत करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम सलमा है, मैं BA फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म हूँ। मैंने बजट 2026 और 27 का बजट का फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है और इसके हम अहम सुर्खियाँ का मुतालिया किया है। इसमें से चंद चीज़ें मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। खर्च GDP तनासुब में कमी का हुकूमती हदफ और इसके माशी फवायद हैं। यानी हुकूमत चाहती है कि खर्च को GDP के मुकाबले में कम किया जाए। यानी GDP का फुल फॉर्म बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल पैदावार।
यानी हुकूमत चाहती है कि जीडीपी समझिए एक आमदनी है, खर्च तो खर्च ही है। खर्च जीडीपी के मुकाबले में खर्च को कम करना चाहिए और ये बजट जो निर्मला सीतारामन ने बताया है, हुकूमत का हदफ है कि 2030 तक खर्च जीडीपी के तनासब से तकरीबन 50% तक ले आए, यानी कम से कम करें। अब प्रेजेंट में 2026-27 में 55.6% है, तो इसे हम 2030 तक कम कर सकते हैं, यानी 50 लाने का कम से कम कोशिश करें। जब खर्च कम होगा तो इससे माशियत में फायदे होंगे। सूद की अदायगी में कमी, यानी खर्च कम होगा तो हम हुकूमत को कम से कम सूद देंगे और सूद कम देने की वजह से माशियत में यानी हुकूमत को तालीम, सेहत और तरक्याती कामों में पैसे ज़्यादा लगेंगे। इससे बाकी अहम शोबों के लिए ज़्यादा रकम दस्तियाब होगी, नतीजतन माशियत की पैदावार में भी बेहतरी आएगी। इसी तरह से मैं और एक चीज़ पर मुतालिया किया है, वो मरकजी आमदनी में रियासतों का हिस्सा। इन्होंने कहा है कि मरकजी तकसीम वजीर आमदनी में रियासतों का हिस्सा 41% बरकरार रहेगा। ये हिस्सा हर साल एक तयशुदा फॉर्मूले की तरह बरकरार रहेगा। वही सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशात और मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तय किया जाता है ताकि रियासतों को इनकी आमदनी का तनासुब मुनासिब हिस्सा मिले और वो अपने तरक्की जरूरियात को पूरा कर सकें। समझना बहुत ही ज्यादा अहम है। इसमें ये बताया गया है कि मरकज की आमदनी जितनी भी हासिल होती है उस आमदनी को हर एक रियासत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, तकसीम किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2026 और 27 के बजट में निर्मला सीतारामन अपनी स्पीच में बताएंगे कि मरकज की जो आमदनी है उसमें हर एक रियासत को कितना हिस्सा मिलेगा, 41% यानी कि 41% हिस्सा मिलेगा। और ये पहले से भी यही है। और ये फीसद को कैसा निकालेंगे हम यहाँ पे, इसको क्या करते हैं, तयशुदा एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के तहत इसका हिस्सा निकाला जाता है और किसकी सिफारिश पे, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश और मालियाती कमीशन की सिफारिश पे क्या करते हैं, ये हिस्से को निकाला जाता है ताकि हर रियासत को क्या मिल सके, उनकी मुनासिब आमदनी मिल सके, जिसकी वजह से हर रियासत क्या कर सकेगा, अपनी तरक्की जरूरत जो भी होती है उसको तकमील कर सकेगा। ये बहुत ज्यादा अहम है। रियासत को भी पैसा मिलता है, इलाके सतह पे भी, मतलब कि म्युनिसिपल्स हो जाए, डिवीजन हो जाए, हर जगह पैसा कहाँ से पहुँचता है, इसके जरिए से पहुँचता है। जब रियासतों को सही पैसा मिल जाता है तो वो अपनी तरक्याती काम अंजाम देते हैं, माशी सरगर्मियों को अंजाम दिया जाता है। मुबीना, मैं दावा चुकी हूँ मुबीना को फाइनल। सबका अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का अनवान है आलमी चैलेंजेस के बावजूद हिंदुस्तान की मैशती तरक्की और मसाइल का उसूल। हमारे मुल्क के वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन वजीर फाइनेंस ने बजट को तीन फराइज पर मरकूज किया है। पहला तरक्की, इक्तिसादी तरक्की। दूसरा, फर्ज के तहत एहतियात और आवाम को बाख्तियार करना और इनकी ख्वाहिशात को पूरा करना। तीसरे फर्ज के तहत शमूलियत, सबका साथ, सबका विकास। इसी तरह से मैं पहले फर्ज को तफसीली तौर पर आपके सामने बयान करती हूँ। इक्तिसादी तरक्की का मतलब है कि किसी मुल्क की मैशत, इकोनॉमी वक्त के साथ साथ बेहतर होना और इसकी आमदनी, पैदावार और रोजगार में इजाफा होना है। मिसाल के तौर पर अगर हिंदुस्तान में ज्यादा कारखाने होंगे तो यहाँ के किसान ज्यादा पैदावार करेंगे, जिससे यहाँ के अफराद नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ के तमाम अफराद को नौकरियाँ मिलेंगी, तो इक्तिसादी तरक्की कहलाती है। निर्मला सीतारामन ने बायोफार्मा से मुराद ये है कि अगर पौधे या जानवर बैक्टीरिया के खलिया से जो तैयार किया जाता है इसे बायोफार्मा कहते हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मादा होता है जो मखसूस हालत में बायोफार्मा के शोबे को फरोग देने का ऐलान किया निर्मला सीतारामन ने। बायोफार्मा की तारीफ क्या बोले, दवाइयाँ तैयार करना, जो भी पैदावार होती है उससे दवाइयाँ। बायोफार्मा से मुराद ये है कि अगर दवा, पौधे, जानवर या बैक्टीरिया के खलियात से तैयार किया जाए तो उसे बायोफार्मा कहते हैं। इंडिया में बहुत सारी दवाएं बनती है, सस्ती बनती हैं। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर जो एक ऐसा मादा होता है जो मखसूस हालत में बिजली को गुजार सकता है।
ना कि तेजी से जितने भी मदरबोर्ड से हमारे जितने कंप्यूटर चल रहे, फोन चल रहे, उसके अंदर सेमीकंडक्टर छोटा चिप होता है, सिलिकॉन की चिप, उसके अंदर डाटा ट्रांसफर होता है, सेव होता है। इसकी बहुत वैल्यू है आईफोन वगैरह बनाने में, और इंडिया में बनाई जी। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मादा होता है जो मखसूस हालत में बिजली को गुजार सकता है, और मखसूस हालत में ना के रफ्तार से, ना के सुस्ती से, बल्कि दरमियानी वक्त में गुजारता है, जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसके शोबे के लिए नई पहल की गई है। सेमीकंडक्टर 2.0 टेक्नोलॉजी के लिए 40,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो बुनियादी पुर्जे होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के आले होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर रेडियो, मोबाइल, टीवी, फोन, कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। ये बिजली के बहाव को कंट्रोल करते हैं या तो महफूज रखते हैं। नए मादनियात के शोबे को फरोग देने की तजवीज दी गई। कपड़े के शोबे के लिए भी नए इक़दाम का ऐलान हुआ। वजीर खजाना ने 2000 से ज्यादा रिवायती सनतों को कारोबार को दोबारा जिंदा करने की तजवीज दी गई। ये वो सनतें थी जो पहले मशहूर और कामयाब हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कमजोर हो गई। हुकूमत इन सनतों को दोबारा फाल बनाकर पैदावार बढ़ाना चाहती है। रिवायती सनतें जैसे कि घर का सनत, लकड़ी का सनत, हाथ से मिट्टी के बर्तन साजी करना, चमड़े की सनत, लकड़ी की सनत वगैरह। इसके साथ इन्होंने 4 नए इक़्तिसादी जोन कायम करने की भी तजवीज दी गई, जिसमें इन्होंने नए जोन में सरमायाकारी, सनत और कारोबार के खुसूसी तौर पर फरोग दिया। इससे रोजगार और मैशत को मजबूती मिलेगी। वजीर खजाना ने 2 मकामात पर हाईटेक रोम से मुराद ये है कि ये ऐसा तरबियती रोम कायम करने का ऐलान किया। हाईटेक टोल रोम कायम करने का ऐलान किया। हाईटेक टोल रोम से मुराद ये है कि एक ऐसा तरबियती और सनती इदारा होता है जो जहां जदीद मशीनों और टेक्नोलॉजी के जरिए औजार, डिवाइस और मॉडल्स और मशीनरी पुर्जे तैयार किए जाते हैं और तलबा को फनी तालीम दी जाती है। मिसाल के तौर पर भारत में CITD सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन और IGTR इंडोग्रामा टूल रोम, जहां जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाती है, वहां कम लागत में आला मियार के पुर्जे तैयार किए जाते हैं। इन पुर्जों का डिजाइन वही बनाया जाता है, तैयारी से पहले और बाद में इसको जांचा जाता है। इससे जदीद और बेहतर मियार के पुर्जे दस्तयाब होंगे। नतीजे में टेक्नोलॉजी और सनत की तरक्की होगी, जिससे टेक्नोलॉजी और सनत की तरक्की में मदद मिलेगी। हुकूमत ने टायर 2 और टायर 3 से मुराद ये है कि इसका मतलब ये है कि शहरों की तरक्की, आबादी और सहूलियतों के दर्जे में टायर 1 बहुत बड़े और ज्यादा तरक्की याफ्ता, दूसरा दरमियानी शोबे जहां तरक्की है मगर मेट्रो जितनी नहीं है। टायर 3 निस्बतन छोटे शहर या कस्बे जहां बुनियादी सहूलतें बढ़ाने की जरूरत होती है। हुकूमत बड़े शहरों के साथ छोटे और दरमियानी शहरों को भी तरक्की देना चाहती है, इसलिए एक बुनियादी रास्ता बनाया जाएगा। इसीलिए टायर 1 के बारे में नहीं बयान किया है, इसलिए टायर 2 और टायर 3 के बारे में बयान किया गया है। इसका नतीजा ये है कि कारोबार बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी और इलाके तरक्की करेंगे। माली बरादरी कॉरिडोर से मुराद ये है कि एक खास रास्ता या नेटवर्क होता है जो सामान गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तेजी और कम खर्च में पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। ये आम मुसाफिर ट्रेन या सड़क से अलग खास तौर पर कारखानों का माल, कंटेनर्स, अनाज, मशीनरी वगैरह ले जाने के लिए तैयार किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर दानकुनी से सूरत, ये 2 भी ममालिक है तक को कॉरिडोर बनाने का मतलब है कि मशरिक से मगरिब तक सामान जल्दी और आसानी से पहुंच सके। इस कॉरिडोर से सामान को नकल हमलों तेजी और सस्ती हो जाएगी। इससे तिजारत, रोजगार और इलाके तरक्की को फरोग मिलेंगे। हुकूमत ने बढ़ती हुई स्टील, एल्युमिनियम और कपड़े के शोबों में कार्बन अखराज कम करने के लिए फंड मुख्तस करने की तजवीज दी गई। इस मकसद के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस कर लिए गए। ये रकम इन शोबों में माहौलियाती असरात को कम करने के इक़दामात में इस्तेमाल होगी। बजट में नई तरक्की फाइबर स्कीम का ऐलान किया गया। नई कौमी फाइबर स्कीम, इसका मतलब ये है कि हुकूमत कपड़ा और टेक्सटाइल सनत को मजबूत करना चाहती है। बेहतर धागा फाइबर मिलेगा तो कपड़े की क्वालिटी और पैदावार दोनों बढ़ेंगे। दस्तकारी और हथकरघा के लिए स्मिथ स्कीम की तोसी, यानी हाथ से
काम करने वाले कारीगरों को ज्यादा मदद, तरबियत, मशीन और बाजार तक रसाई दी जाएगी। MSME के लिए माली मदद आसान बनाना, छोटे और दरमियानी कारोबार को फंड जल्द और आसानी से मिलेगा। कागजी कार्रवाई कम हो ताकि वो अपना काम बेहतर बढ़ा सके। बैंकिंग शोबे को मुस्तकबिल के लिए तैयार करना, बैंकों में नई टेक्नोलॉजी, बेहतर निजाम और मजबूती लाई जाए ताकि वो आने वाले वक्त की जरूरियात पूरी कर सके और लोगों को अच्छी सर्विस दे। दस्तकारी और हथकरघी सीमित के लिए SMITH स्कीम को वसअत देने की बात की गई। ये स्कीम हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई है ताकि मुल्क में टूल रोम और मशीनरी की सनत को मजबूत बनाया जा सके। वजीर खजाना ने बल्दियाती इदारों को तरक्याती कामों के लिए सरमाया इकट्ठा करने में मदद देने का ऐलान किया। अगर बल्दियाती इदारे म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करें तो हुकूमत इन पर माली मामलात देगी। ये मामलात 100 करोड़ रुपए तक होगी। इस रकम से वो अपने इलाकों में सड़क और पानी और दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए फंड इकट्ठा कर सकेगी। ये जो पहला फंड था जिसने निर्मला सीतारामन ने बयान किया था अपनी। इसके बाद दूसरा और तीसरा फर्ज भी बयान किया जाएगा जो सभा सामने पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निर्मला सीतारामन ने 3 फर्ज पेश किए हैं, जो कि पहला फर्ज हमारे सीनियर मुबीना बाजी ने पेश किया है, दूसरा और तीसरा मैं पेश कर रही हूँ। दूसरे फर्ज मालियाती बजट के दूसरे फर्ज में है इख्तियार अवाम को बेइख्तियार बनाकर इनकी ख्वाहिशों को पूरा करना है। तीसरे फर्ज में है शमूलियत, सबका साथ सबका विकास। इसी में दूसरे मरहले के तहत तालीम के शोबे को मजबूत बनाने का ऐलान किया गया है। यानी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की बेहतरी की है, डिजिटल तालीम और ऑनलाइन सीखने के निज़ाम को फरोग दिया है ताकि इस तजावीज़ का मकसद नौजवानों को बेहतर तालीम और रोजगार के मौके फराहम करना है। हुनरमंदी और तबी खिदमत को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। हुनरमंदी से मुराद नौजवानों के लिए नए स्किल डेवलप करना है, सनतों की जरूरत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करना है। तबी खिदमत से मुराद सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स की सहूलियात में इजाफा करना है। देही इलाकों में सेहत की बेहतरी लाना है। वेटनरी जानवरों की इलाज की सहूलतों में बढ़ाई जाएगी। यानी मवेशी पालने वालों को लिए बेहतर तबी खिदमत फराहम किए जाएंगे। इनका मकसद मवेशियों की सेहत बेहतर बनाना है, दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा करना है और उनकी आमदनी को मुस्तहकम बनाना है। 5 यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएगी। 5 नई यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएगी। यानी आला तालीम के मौके में इजाफा होगा, रोजगार के बेहतर मौके पैदा करना है। इन नई यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुल्क में तालीमी ढांचा ज़्यादा इजाफा मजबूत होगा और तलबा को अपने मुल्क में बेहतर तालीमी में इरादा मौका फराहम होगा। हर जिले में रियाजी और साइंस पढ़ने वाली तलबात के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। यानी तलबात को महफूज रिहायशी सहूलतें फराहम करना है। आला तालीम में लड़कियों को शराब शमूलियत बढ़ाना है। इस तरीके से तलबा की तालीम में बेहतरी आएगी। मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ख़वातीन की नुमाइंदगी ज़्यादा मजबूत होगी। फल्कियात के लिए नई अफसरगाहें कायम की जाएगी। फल्कियात यानी खलाई तहक़ीक़ात और फल्कियात। खलाई तहक़ीक़ात में जो चीज़ें छोड़ी जाती हैं यानी फ्लाइट वगैरह पेश किया जाता है। बैनुल अक़वामी सतह पर साइंस ताउन को मजबूत बनाया जाता है। गाइडों की तरबियत के लिए 20 मराकज़ बनाए जाएंगे। यानी मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को बेहतर रहनुमाई फराहम करना है। तारीख़ी और सकाफ़ती मक़ामात की दुरुस्त मालूमात देना है। इससे मुल्क की सियासी, माइशत और समाजी तरीक़े को आलमी सतह पर मुस्बत तासुर कायम किया गया है। डिजिटल नॉलेज हाउस कायम किए जाएंगे। यानी तलबा को ऑनलाइन और जदीद तालीम वसाइल कायम किए जाएंगे। इस इक़दाम से तलबा जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ सके
देंगे और तालीम में ज्यादा बेहतरी लाई जा सकती है। 50 आसार कदीमा की मुकामात को तरक्की दी जाएगी, यानी सियाहों के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाएगी। इससे न सिर्फ मुल्क का सकाफती विरसा महफूज होगा बल्कि सियाहत के शोबे को भी मजबूती मिलेगी। तीसरा फर्ज ये है कि तीसरे फर्ज के तहत खवातीन किसानों के लिए इक़दामात का ऐलान आसान करना और माली इमदाद की फराहमी होगी। बीज, खाद और ज़राई आलात पर सहूलतें फराहम की जाएगी और माजूर अफराद के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। माजूर अफराद के लिए इनका मकसद बाशया बनाना है और इन्हें मसाली मौक़े हासिल करना है। तबक़ात की फलाह के लिए इक़दामात तजवीज़ किए जाएंगे। शुमारी मशरक़ी रियासतों के लिए मखसूस इक़दामात का ऐलान किया गया। शुमारी मशरक़ी रियासतें यानी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह रियासतों में ज़राई पैदावार के लिए इजाफा किया गया है और इन इक़दामात को मजबूती से शामिल करना है। शुमाली हिंदुस्तान में एक नीम अंश पेश किया है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के द्वारा पेश किया गया है। इदारा कायम करने का ऐलान किया गया है। इस इदारे में माहिर डॉक्टर और नर्सों की तरबियत देना है, जदीद तजवीज़ और मेडिकल तालीम के लिए फरोग देना है। इस इदारे से ज़हनी सेहत के शोबों में बेहतरी आएगी और मरीजों को दूर दराज सफर नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अदीबा आएंगी जो सेकंड ईयर से। जरा हमारे बारे में सुनो गौर से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अदीबा बेगम है और मैं बीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर बजट के रिलेटेड बहस करने के लिए जमा हुई है। तो मेरा टॉपिक है इनकम टैक्स से मुताल्लिक़ ऐलानात। हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट के साथ साथ इनकम टैक्स के तमाम बातों को भी पेश किया है और इनकम टैक्स को भी ज़्यादा अहमियत दी है। इनकम टैक्स से मुताल्लिक़ ऐलानात भी पेश किए हैं। इनफरादी पर्सनल इनकम टैक्स की शरहों में कोई नई रियायतें नहीं दी गई, यानी पहले जो शराइ थी वही बरकरार रहेंगी। नए टैक्स निज़ाम के तहत शराइ इस तरह है कि जिस इंसान की 4 लाख तक आमदनी होगी उसके लिए कोई टैक्स नहीं होगा। उसी तरह 4 लाख से 8 लाख तक जिसकी आमदनी होगी उसे 5% इनकम टैक्स फराहम करना होगा। इसी तरह 8 से 12 जिसमें आमदनी होगी उसे 10% होगा और 12 से 16 लाख के लिए 15%, 16 से 20 लाख के लिए 20% और 20 से 24 लाख के लिए 25%। उसी तरह 25 लाख से जिसकी ज्यादा आमदनी है उनको 30% टैक्स अदा करना होगा। कंपनियों के लिए कम से कम मुतबादिल टैक्स MAT की शरह 15 से घटाकर 14 कर दी गई है। MAT का मतलब जो कंपनीज होती है उनके जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके लिए एक किस्म का टैक्स है जो कि हुकूमत ने ऐड किया है। इनकम टैक्स का मतलब है कि आप इस मुल्क में जो भी पैसे कमाते हैं, ऑफिशियल सैलरी उठाते हैं, उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। 12 लाख अगर आपकी तनख्वाह है साल को, महीने को 1 लाख अगर है तो कोई टैक्स नहीं होगा। 12 लाख से 1 रुपया बढ़ते ही जो 12 से 16 लाख रुपए है 15% है। तो ये 24 लाख से ज्यादा जिसकी तनख्वाह है वो 30% है। तो इस कॉलेज में मैं भी तनख्वाह उठाता हूँ, हमारे नरहई साल, लच्चे साल सब उठाते हैं। तो इस साल मेरा जो इनकम टैक्स है 4,70,000 रुपए है। तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि कितना टैक्स जो है हम दे रहे हैं और सैलरी क्या है। और ये जो 30% के रेंज में आते हैं हम लोग, तो महीना 40,000 रुपए इनकम टैक्स प्रिंसिपल साहब दे रहे हैं गवर्नमेंट की भलाई के लिए। अब आप अंदाजा लगाओ कि 40,000 टैक्स दे रहे तो तनख्वाह कितनी उठा रहे। इंडिया में 10 रुपए अगर किसी की तनख्वाह है तो 7 रुपए जेब में रख के घर को जाना है, 3 रुपए गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट 3 रुपए में क्या करती है? अच्छी अच्छी सड़कें बनाती है, आपको अच्छी ट्रेन खरीदती है, आपको अच्छे हॉस्पिटल बनाती है, अच्छी अच्छी लाइट लगाती है, फैसिलिटी देती है। तो ये इनकम टैक्स का पैसा आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल होता।
तो हमारा पर्सनल पैसा भी आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इनकम टैक्स आप उम्मीद रखोगे ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा टैक्स देंगे। बहुत से बच्चों के दिल में जो ख्याल आ रहा सर हमारी तनख्वाह जीरो है तो कितना टैक्स देना होगा, तो जब कमाएंगे तो देंगे। ठीक है, तो अब एमएटी के बारे में समझते हैं। एमएटी एक ऐसा टैक्स है जो कंपनियों, एमएटी का मतलब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, जो कि कंपनियों पर उस वक्त लगाया जाता है जब मुख्तलिफ छूट, डेडिकेशन और रिवायतों की वजह से आम टैक्स भी बिल्कुल नहीं देते। उन कंपनियों के लिए इस टैक्स को आयत किया गया है। आसान अल्फाज में एमएटी इसलिए है ताकि मुनाफा कमाने वाली कंपनी जिज्जा के दिफा के लिए सबसे ज्यादा 7.8 और 5 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट 2026 से 27 में दिफा के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। मुल्क की हिफाजत के लिए दिफा यानी मुल्क की हिफाजत के लिए जो बजट लगाया जाता है उसे दिफा के लिए बजट कहा जाता है। मुल्क महफूज रहेगा तो आप महफूज रहेंगे, इसलिए आप क्या करते हैं, दिफा पे ज्यादा खर्च करते हैं, भारी भारी जहाज खरीदते हैं, बम खरीदते हैं, मिसाइल खरीदते हैं। इस रकम का हजम 7.8 और 5 लाख करोड़ रुपए है। ये रकम का बजट कुल बजट 14.68% है। हम सब लोग जो है मुल्क की हिफाजत के लिए 14 रुपए खर्च कर रहे हैं 100 रुपए में से। गुज़िश्ता साल के बजट के मुकाबले में ये 15% ज्यादा है, यानी कि गुज़िश्ता साल में कम था लेकिन अब इस साल में 15% ज्यादा हो गया है दिफा के लिए बजट। तालीम और तकनीकी उमूर के बजट में इजाफा। वज़ीर खजाना ने माली साल 2026 से 27 के लिए तालीम के शोबे में 1,39,289 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। ये रकम पिछले साल के मुकाबले में 8.27% ज्यादा है, यानी कि इस साल में तालीम के शोबे के लिए 8.27% इजाफा के बजट दिया। आप लोग समझ रहे होंगे। इससे पहले हम दिफा की बात करें जो कि मुल्क की हिफाजत के लिए है, ये स्पेशली किसके लिए, हम तालिब इल्म के लिए है। तालीम के लिए वज़ीर खजाना ने क्या किया है, कितना 8.27% ज्यादा, यानी कि पिछले टाइम से अभी 8.27 ज्यादा इजाफा किया है, यानी कि ज्यादा रकम आप लोगों के लिए मुख्तस करेंगे। ये स्मार्ट बोर्ड, स्क्रीन, माइक भी इसी से खरीदा गया ये तमाम चीजें आप लोगों के लिए खरीदी गई, जो कि ये रकम मुख्तस करने के बाद। ठीक है, अखिलती उमूर के बजट में 1.5% मामूली इजाफा किया गया है। अखिलती उमूर समझाओ, अखिलियत किसको बोलते हैं, माइनॉरिटीज, जिसकी आबादी कम होती है और जो निचली जात से ताल्लुक रखते हैं उनको अखिलती कहते हैं। उनके लिए भी निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। मुसलमान भी अखिलियत में आते हैं जी। इसके तहत अखिलती उमूर के लिए कुल 3,400 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये इजाफा पिछले साल के बजट के मुकाबले में मामूली लेकिन मुस्बित तब्दीली है। इस रकम का मकसद अखिलती कम्युनिटीज के लिए सहूलियात और तरक्याती कामों को बेहतर बनाना है। स्कॉलरशिप इसी में रहती है। ये लास्ट स्लाइड है, आप लोगों को समझाना है कि 2026 और 27 मालियाती साल में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा होगा। आप लोगों को ये समझने से अंदाजा हो जाएगा कि क्या सस्ता किया गया है और क्या महंगा होने वाला है। आइए सब प्रेजेंट सभ्या करें, इसके बाद तबसरा करना आप लोग। क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, निर्मला सीतारमण ने क्या सस्ता किया है और क्या महंगा किया। पहले देखिए, कैंसर की 17 अद्वियात सस्ती होगी क्योंकि इनका कस्टम ड्यूटी कम की गई है। मोबाइल फोन और टीवी बैटरी सस्ते करने के लिए इन पर ड्यूटी भी कमी की तजवीज़ है। बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए LRS के तहत लगने वाले पैसों पर TDS ये टैक्स है, ये टैक्स है, ये कम किया जाएगा, यानी तालिबों पर बोझ कम होगा। ये एक स्कीम है जो RBI की तरफ से शुरू की गई है, जिसके तहत हिंदुस्तान के रहने वाले बैरून मुमालिक पर पैसे भेजना है इलाज के लिए, जो भी है इसे आप किस तरह से कर सकते हैं, LRS के जरिए कर सकते हैं। और TDS टैक्स है, TDS ये टैक्स है, ये कस्टम इन जो तनख्वाहें है, हमारी तनख्वाहें है, किराए है, फीस है, तनख्वाहें फीस है, इसमें क्या है, इस पर जमा कर लेते हैं, ऊपर क्या करते हैं, उसमें काट लेते हैं, टैक्स काट लेते हैं।
बगैर ड्यूटी के बरामद की जाती। साफ तवानाई बढ़ाने के लिए एनर्जी ट्रांसमिशन के आलात पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। क्या सस्ता होगा जारी है। सोलर गैस लगाने के लिए सामान पर भी ड्यूटी कराया है ताकि सोलर पैनल सस्ते बन सके। अहम मालिन्यत के लिए बाहर से आने वाली मशीनें कैपिटल गुड्स पर ड्यूटी कम की गई है। सोलर पैनल हवाई जहाज बनाने के लिए जो भी हिस्से होते हैं ये हिस्से बरामद करने पर भी ड्यूटी पर राहत मिलेगी, जिससे एविएशन सनत को फायदा होगा। साथ ही इस्तेमाल की कुछ दरामदी चीजों पर भी ड्यूटी 20% से कम कर 10% कर दी गई है, यानी आम लोगों के लिए ये कीमत कम हो सकती है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए दरामदी सामान पर भी बुनियादी कस्टम ड्यूटी पर छूट दी गई ताकि बिजली के मंसूबे सस्ते पड़े। कस्टम ड्यूटी तो बरामद ये हमारे हिंदुस्तान से दूसरे ममालिक को सामान जो रशिया में भेजा जाता है उस पर आयत किया जाता है कस्टम ड्यूटी। हमारा सामान अमेरिका गए तो उन्हें बढ़ा दिया टैरिफ, सुने ना ट्रम्प। हाँ, दबाव में बढ़ा दिया। 50 था 25 करा रहा था, हम उसका थोड़ा सस्ता देते थे अब हम महंगा देंगे। महंगा होने वाली कीमतें। हाँ, शराब पर टैक्स बढ़ाने से कीमत ज्यादा होगी। शराब में जितना शराब पीएंगे कीमत ज्यादा देना पड़ेगा, फिर भी देंगे। इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर भी डिबेट रखेंगे कि शराब पर टैक्स बढ़ाने से क्या अच्छा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या ये मुस्बित है या मनफी है, इस चीज़ पे भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो सके। ये बताने का मतलब सिर्फ आप लोगों को नहीं, गोल्ड का रेट क्या बिकेंगे? 12 रुपए। यहाँ रेट 12 रुपए है। कितना है? हाँ, एक डब्बी की 10 कितने में आती? 120 में आती। 110 होलसेल में। हाँ, फिर भी लोग पी रहे हैं। पहले 20 रुपए डब्बी थी पहले। ज्यादा ड्यूटी की वजह से कीमत बढ़ सकती है। मोबाइल फोन को छोड़कर कई तैयारशुदा बरामदी सामान पर ड्यूटी ज्यादा रखी गई, इसलिए वो महंगे हो सकते हैं। कुछ चीज़ें महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं। टैक्स और जुर्माने से बता, अगर किसी ने इनकम टैक्स पर गलत रिपोर्टिंग की तो जुर्माना टैक्स की रकम 100% तक हो सकती है। इनकम टैक्स अगर झूठा दाखिल करे स्टेटमेंट, सब लोगों को दाखिल करना ये महीने में 100% जुर्माना हो सकता है। हमारे साथ जैसे सरकारी सरमायाकारी वगैरह जाहिर ना करने पर भी जुर्माना आपकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट को नहीं बता रहे तो भी जुर्माना हो सकता है। जमीन खरीद लिए नहीं बोल रहे। फ्यूचर ट्रेंड पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़कर 0.05 बढ़ा दिया गया है। सब चीज समझना पड़ता है इकोनॉमिक्स से। वेरी गुड, क्लास मारो। आप गूगल खोलो, निर्मला सीतारमण का लाल बैग देखेंगे जरा कैसा रहता। आप जब तक फातिमा बात करो, ये स्लाइड कैसा बनाए बोलो, उर्दू में बनाए ना जी सर। बाकी के लेक्चरर को देख के उनकी भी जिम्मेदारी है उर्दू मीडियम की। गूगल में जाए स्केच कर दो तुम कर दो। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करूंगी हमारे प्रिंसिपल सर का। मुझे उर्दू के बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं थी। मैं सर के पास गई, मैं बोली कि सर ऐसा बजट अनाउंस हो चुका है 21 फरवरी को, तो मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए, मुझे बजट बच्चों को समझाना है। लेकिन सिर्फ बीए के बच्चे नहीं बल्कि बीकॉम के बीजेडसी के बच्चों को भी समझाना है, क्योंकि वो एक मुल्क के शहरी है। तो इसी तरह से सर ने मुझे बताया है कि उर्दू कैसे टाइपिंग करते हैं। उर्दू टाइपिंग करने नहीं आता, आप लोग यहाँ कंप्यूटर्स भी आप लोग देख सकते हैं, उर्दू की टाइपिंग उसमें नहीं हो सकती। तो मैंने सर से पूछा कि सर टाइपिंग कैसे की जाए। सर ने मुझे कई मतलब के शॉर्ट ट्रिक्स बताए कि इस तरह से वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए से भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, इसमें पेस्ट कर सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं। इसके अलावा एक ऐप भी बताने वाले हैं हम आप लोग को। सिर्फ फैकल्टी नहीं बल्कि आप स्टूडेंट्स भी ये स्लाइड्स बना सकते हैं। आपको लैपटॉप की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फोन रहेगा तो एक ऐप है, हम आपको उसकी लिंक भेजेंगे, उसके जरिए से भी आप रोजमर्रा स्लाइड्स बना सकते हैं। ये बनाने से क्या होता है, आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती है। ठीक है, ये तो अलग मसला है। मेरे को बताना ये था कि
ये पीपीटी बनाई गई, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे कि मैडम हम इसको पेश करेंगे। हमको मतलब कि बजट इकोनॉमिक्स में बहुत दिलचस्पी आ रही है, हम इसको पेश करेंगे, बच्चों को समझाएंगे कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। 2026-27 में हम लोग क्या क्या नई चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है, तमाम चीज़ें बच्चों ने खुद मेरे से आके कहा था। तो मैं बोली कि ठीक है, आप लोगों की रहनुमाई मैं करूँगी, आप लोग पेपर्स पे लिख कर आने से बेहतर होगा कि आपको पीपीटी डिजाइन करके दूँ। तो 2 दिन हमने लगातार इसमें मेहनत की और हम लोग कल यानी कि संडे को 2 मरतबा जूम पे क्लासेस भी हुई थी हम लोग की। यस ना? बच्चों को समझाना था मुझे कि पीपीटी कैसा समझाएंगे आप लोग, पीपीटी कैसा प्रेजेंट करेंगे, इसको कितने स्लाइड्स मिलेंगे, ये तमाम चीजों को समझाने के लिए हमने दोपहर 1 बजे क्लास ली थी, ईशान के बाद हमने एक क्लास ली थी जूम मीटिंग पे, ताकि बच्चों को समझ में आ सके और यहाँ पे आप अच्छे से प्रेजेंट कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कामयाबी के साथ कामयाब करा बहुत अच्छे से। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं यहाँ पे, जो हम लोग बोले बाही खाता यानी कि जो बस्ता है लाल रंग का जो कपड़े में लटका हुआ। जितना अपने पास यूट्यूब पे नहीं आ रहा आवाज, उसमें खाली वीडियो देख लो। हाँ मैं बात करूँ। अच्छा ये पार्लियामेंट कहाँ पर है, कुछ नाम बदले देखो उसका, राजपथ का। 10 मिनट। हाँ सर, सिंध भवन। कौन सा भवन? सिंध भवन। ये जो है निर्मला सीतारमण है, इन्होंने जो है 9 मरतबा बजट पेश करे, हमेशा एक नई अच्छी साड़ी पहन के आए। हाँ वो भी है। और बजट के रसूमात में सुने होंगे आप, हलवा बल्कि बड़ी कढ़ाई में गाजर का हलवा या कुछ कलाकंद वगैरह बना के खिलाते, ताकि जोश में काम करे, कैसा काम करे, जोश में काम करे। तो ये इसके पीछे जो है बहुत बड़े हमारे IAS ऑफिसर्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनको पूरा हिसाब किताब रहता। और एक आप लोगों से सवाल है कि 31 जनवरी को क्या पेश होता है? सर्वे, माशी सर्वे पेश होता है, इकोनॉमिक सर्वे। इसमें गुज़िश्ता 1 साल में क्या क्या काम हुआ था, इसका सारा सर्वे गवर्नमेंट की तरफ से पेश होता है। और साथ ही साथ ये बजट की तैयारी का काम होता है। अब देखो हजारों करोड़ रुपए का मामला है, तो ये सारा जो है बैंकिंग सिस्टम है, फिर ये गवर्नमेंट के CA होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये लोग हिसाब किताब रखते हैं। आप लोग जनरली समझ जाइए कि जैसे मेरी अपना मामला है कि हमारी जिंदगी के 50-55 साल गुजर गए। हमारे बचपन में महल्ले में रोड पे डामर की सड़क पड़ती थी, और 10-12 साल में एक मरतबा सड़क पड़ी तो बहुत खुशी होती थी कि घर के सामने सड़क पड़ रही है, खुली नाली और नल का पानी तो होता था। अब हमारे वालिद के जमाने में देखा, आप कभी सुने होंगे कि रात के वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कैंडल लगाई जाती थी। तो बाद लोगों के बारे में बोले कि जो बड़े लोग हैं कैंडल के नीचे बैठ के पढ़े, तो आजकल के ऐसे होशियार बच्चे बोले दिन में क्यों नहीं पढ़े बोले। तो कैंडल लगती थी, कैंडल के बाद फिर स्ट्रीट लाइट आई, सड़क बनी, फिर अब सीमेंट की सड़क बनी। ये जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, 4 ट्रैक रोड, हमारे बचपन में ये रोड नहीं थी। हम निजामाबाद से हैदराबाद आते थे, सिंगल रोड पे आते थे, अपोजिट से कोई आ गया तो हमेशा टक्कर होने की चांस रहता था। तो गवर्नमेंट क्या है, नितिन गडकरी नाम पहचानते आप लोग, ये रोड्स मिनिस्टर है वहाँ, और इनके दौर में जो है बहुत अच्छा काम इंडिया में हुआ, नेशनल हाईवे बने। आप आराम से जो है जैसे ORR बोल रहे हैं, और एक जो है और एक आउटर रिंग रोड बनने वाली है तेलंगाना में। अच्छा। तो ये ORR बनने से क्या होगा, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई और लोगों का मेयार जिंदगी बढ़ गया। देखो अब साइकिल है नहीं, हमारे बचपन में वालिद साहब को शादी में जो है राले साइकिल दी जाती थी फरमाइश के साथ। फिर क्या है, मैं जब पढ़ रहा था तो हमारे भाई साहब एक हीरो साइकिल खरीदे, फिर वो साइकिल पे मैं जो है 8 से लेकर 10 तक स्कूल गया। हमारे चाचा के पास लूना थी, लूना के बाद हीरो होंडा, हीरो स्कूटर आई, उसकी आई बजाज की। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़े और मारुति 800 आई, मारुति 800 के बाद स्विफ्ट गाड़ी आई, स्विफ्ट के बाद अब प्रिंसिपल सर की गाड़ी का नाम क्या है, ब्रेजा है। तो अब देखो मियार जिंदगी हम साइकिल से उठ के आके अल्लाह ताला के शुक्र से ब्रेजा गाड़ी में हैदराबाद से डेली आ रहे जा रहे। अभी देखो थोड़े दिन पहले एक हमारे महाराष्ट्र में एक किसी का प्लेन एक्सीडेंट हुआ, क्या नाम है उनका, अजीत पवार। अजीत पवार अपने जाती प्लेन में फिरते थे, 40 करोड़ का कुछ था
और उनका प्लेन उड़ने का 1 घंटे का खर्चा 2.5 लाख से 3 लाख रुपए। तो इंडिया में लोगों का मेयार जिंदगी कैसे बढ़ रहा है। जैसे बिल गेट्स के बारे में बोलते हैं कि उसकी 100 की नोट गिर गई नीचे तो उसको उठाने को टाइम नहीं है, उससे ज्यादा पैसे कमाते। तो आप लोग जो है ये जो इंडिया में जो फाइनेंस सिस्टम है, ये जो इन्होंने बजट पेश कर रहे हैं, इसमें अच्छा क्या है, देखो मोदी साहब गाली मार रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे बोले तुम जो अगर अच्छे दिन में चल रहे तुम लोग भी। तो ये देखो कि इंडिया में आप सुने होंगे इंटरेस्ट देते हैं, सूद का जो सिस्टम है, ये हमारे पास एक नजरिया है कि सूद नहीं लेना चाहिए, सूदी सिस्टम से डाउन होता। तो अब आप लोग देखो इंडिया के शहरी आप लोग खर्चे में हैं, तो आप लोग कोई आर्टिकल लिखिए और आर्टिकल लिख के क्या कीजिए कि हम इंडिया को कैसे सूद से छुटकारा दिला सकते। ये जो आज फातिमा मैडम पेश करें और उनके स्टूडेंट पेश करें, इन सबको मुबारक, इन सब के लिए क्लास मानिए। और बहुत अच्छा बजट का इन्होंने एनालिसिस किया है। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि इसको आप क्या करो, सादा मजमून की शक्ल में लिखिए, तो आपका जो है ये मजमून कौमी जबान तेलंगाना उर्दू अकेडमी में पब्लिश होगा, तो आपका एक आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। ऐसे ही दीगर डिपार्टमेंट के जो बैठे हुए हैं, जूलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं और दीगर सब्जेक्ट के, पॉलिटिकल साइंस के, आप लोग भी इस तरह के आसान प्रोग्राम तैयार कीजिए। आप जो सीखे हैं पीपीटी बनाना, आपको भी मुबारकबाद। इसमें जो गलतियां दूर कर लीजिए, जो भी स्लाइड बना रहे उसका सपोर्टिंग फोटो लगाइए, बाजू फोटो लगा दिए तो आपको अच्छा समझ में आता, और चाहे तो आप छोटा छोटा वीडियो भी इसमें ऐड कर सकते। तो ये जो हलवा कैसा बनाए थे, इस हाल में जो बच्चे बैठे, आप अगली बार हलवा बना के खिला के प्रोग्राम पेश करें। शुक्रिया। कोई ये प्रोग्राम के ऊपर कमेंट करना चाहे तो बुलाओ, एक दो लोग नाम लेके बुलाओ। क्या करें, क्या है इसके बारे में बोलो, अच्छा प्रेजेंट करें। आज जो बजट के मुताबिक हमने प्रोग्राम मुनाकिद किया है, इसके पीछे हम फातिमा मैडम की बहुत मेहनत है, और 8 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैम ने हमारे 2 क्लासेस ली हैं और व्हाट्सएप से अलग हमें वॉइस मैसेज और मैसेज के जरिए समझाया है, हमारी बहुत रहनुमाई की है। जज़ाकल्लाह मैम, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, और हम एक पत्थर की तरह हैं, आप हमें तराश रही हैं जी। मैम बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आपका। और हमें बजट के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी, 0 मालूमात थी। हम जब इसका तजज़िया करें, इसकी मालूमात करें, हम लोग बहुत मज़ा आया और बहुत दिलचस्पी आई कि क्या क्या हो रहा है। 2026 का बजट देखे हम, और 2026-27 का जो अभी अनाउंस हुआ है, और नाफिज़ अमल आगे होगा अप्रैल और लास्ट 31 मार्च तक होगा। हम बजट के बारे में इतना मालूमात करें और इकोनॉमिक्स में हमें बहुत दिलचस्पी हो रही है। इंशाल्लाह हम मास्टर्स भी इसी में करेंगे। ये जो प्रैक्टिकल एजुकेशन की मिसाल है, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के इंस्टीट्यूट में ठहरे हुए यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट प्रोग्राम मॉक पार्लियामेंट करेंगे कि बच्चे अगर पार्लियामेंट चलाना है तो सामने स्टेज है। आपको पता होगा कि लोकसभा में जो चेयर करते हैं सदारत वो स्पीकर करते हैं, और मौजूदा स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। और उनके ऊपर लेटेस्ट एलिगेशन क्या, 9 मार्च के दिन उनके खिलाफ अपोजिशन वाले क्या कह रहे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक अदम क्या है, नो कॉन्फिडेंस का तर्जुमा क्या है, अदम एतमाद। तो स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदार होना चाहिए। ये तो लोग तालियां मार रहे, उधर सीधे हाथ को ट्रेजरी बेंच होते हैं जो हुकूमत के अराकीन होते हैं, जो हमारे पास 260 के करीब है ना। इसके अलावा अपोजिशन के भी होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह लेफ्ट में होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, स्पीकर की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट चलाते वक्त जो भी वक्फा जो चल रहा है सबको मौका मिलना चाहिए। तो स्पीकर पे इल्जाम है ये हुकूमत के लोगों को ज्यादा वक्त दे रहे और अपोजिशन लोगों को ज्यादा वक्त नहीं दे रहे।
ये देखो हमारे इंडिया की खास बात क्या है, पार्लियामेंट में जो भी होता है इसको टेलीकास्ट किया जाता है। हम जिसको वोट देके सिलेक्ट किए हैं, पार्लियामेंट में हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर जब भी आती सब लोग गौर से देखते हैं। तो ये जो लोकसभा का जो सेशन है आपको कौन से टीवी पे आता, लोकसभा लाइव के नाम से आता, राज्यसभा लाइव के नाम से। तो अगली बार आप लोग जो है मॉक पार्लियामेंट कीजिए, एक को स्पीकर बनाइए, एक वजीर आजम बनाइए और वक्फे सवाल अपोजिशन वाले सवाल करते और मिनिस्टर इसका जवाब देते। हाँ, अगर आप ये देखिए समझ में आता आपको। और आपको YouTube पे भी मॉक पार्लियामेंट के नाम से वीडियो से मतलब मॉक पार्लियामेंट होके मारो, ठीक है भैया ये रुका दो और हर एक लोकसभा राज्यसभा रुका दो। लोकसभा में होता है।